मैं आज आपसे ट्रांसफ़र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। ट्रांसफ़र इसका मतलब ये हुआ कि कोई एम्प्लॉई अपने प्रेजेंट प्लेस ऑफ वर्किंग से ऑन रिक्वेस्ट पे कहीं और रेलवे में या कहीं और डिवीज़न में जाना चाहेगा, तो उसके प्रोसीजर्स क्या है, क्या-क्या कंडीशंस है फॉर द ट्रांसफ़र, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहले तो हम इस पे बात करेंगे कितने प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं। एक होता है इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, एक होता है इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र इंटर रेलवे बेसिस पे और म्यूचुअल ट्रांसफ़र इंटर डिवीज़न बेसिस पे, और एक होता है ट्रांसफ़र ऑन स्पाउस ग्राउंड। ये आपका इंटर रेलवे भी हो सकता है या इंटर डिवीज़न भी हो सकता है, लेकिन इसके अलग से एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है जिस पे हम आगे आगे चलते ही उस पे हम ज़्यादा इसमें रोशनी डालेंगे। अब अगर से कोई एम्प्लॉई ट्रांसफ़र होना चाहता है अपने यहाँ पर्टिकुलर प्रेजेंट प्लेस ऑफ वर्किंग से, वो बस यूं ही आज नौकरी पे लग गया तो कल अप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र दे नहीं सकता। रेलवे बोर्ड ने एक मिनिमम सर्विस कंडीशन फॉर ट्रांसफ़र रखा है। वो ये है कि कोई भी एम्प्लॉई अगर से ऑन रिक्वेस्ट इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा इंटर रेलवे के लिए रूल है, वो एम्प्लॉय को मिनिमम 5 साल की सर्विस उस रेलवे में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद ही वो एम्प्लॉई इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। जबकि ऐसा कोई कंडीशन इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र के लिए नहीं है। इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र में कोई भी बंदा कभी भी अप्लाई करके अगर से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिलीव करता है तो रिलीव भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने एक एक्सम्पशन दिया हुआ है सर्विस कंडीशन, जो हमने पहले बताया था आपको 5 साल का जो सर्विस कंडीशन है, उसमें एक्सम्पशन रेलवे बोर्ड ने दिया है 2017 में। उन्होंने कहा है कि अगर से कोई भी बंदा इंटर रेलवे ट्रांसफ़र म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिस पे करना चाहता है और उसका 5 साल सर्विस नहीं भी हुआ है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा कंडीशन उन्होंने ये रखा कि अगर से एम्प्लॉई स्पाउस ग्राउंड, यानी हो सकता है एम्प्लॉय की हस्बैंड या एम्प्लॉय की वाइफ कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो, तो भी वो 5 साल कंप्लीट नहीं होने पर भी अप्लाई इस ट्रांसफ़र के लिए कर सकता है। और तीसरा कंडीशन ये रखा है कि वो रेलवे सर्वेंट जिसके डिसेबल्ड चाइल्ड हो और उस बच्चे का देखभाल वो रेलवे सर्वेंट ही करता हो, वो भी 5 साल कंप्लीट नहीं होने पर भी इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। और चौथा कंडीशन ये है कि अगर से रेलवे एम्प्लॉय खुद फिजिकल हैंडीकैप हो तो उसको 5 साल तक वहाँ एक जगह पर रहना ज़रूरी नहीं है, वो अप्लाई कर सकता है फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफ़र। तो ये जो सर्विस कंडीशन जो एक्सेप्ट किया रेलवे बोर्ड ने, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब पावर्स डेलीगेट किए हैं ट्रांसफ़र के लिए। पहले ये पावर्स फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफ़र जीएम के पास हेडक्वार्टर ऑफिस में हुआ करता था। अब एज पर लेटेस्ट मॉडल एसओपी इस पावर को जो है डीआरएम के पास दिया गया है। दैट इज़ द पावर्स विद रिगार्ड टू इंटर रेलवे इंटर डिविजन ट्रांसफ़र ऑन ओन रिक्वेस्ट बेसिस ऑफ डिविजनल कंट्रोल्ड कैडर्स ऑफ एनजी स्टाफ लाइज विद डीआरएम। जो डिवीज़न के कंट्रोल में जो कैडर है, वो उस एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करने का जो पावर है, ये अभी फ़िलहाल डीआरएम साहब के पास है। अगर से किसी एम्प्लॉय को आउट ऑफ टर्न आपको ट्रांसफ़र करना है, तब आपको एजीएम का अप्रूवल लेना होगा, लेकिन एजीएम का अप्रूवल लेने के पहले आपको डीआरएम के पर्सनल अप्रूवल भी लेनी होगी। अभी हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर इंटर रेलवे और इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र। जैसे मैंने बताया आपको, इंटर डिवीज़न के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 5 साल वगैरह होना, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इंटर रेलवे के लिए है। लेकिन इसके जो कंडीशंस है दोनों के लिए कॉमन ही है।
जैसे कि अगर से आप कोई ट्रांसफ़र चाहते हो इंटर रेलवे या इंटर डिवीज़न, आपकी पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी ट्रांसफ़र जो है इट विल बी अप्लीकेबल ऑन बॉटम सीनियरिटी इन ग्रेड्स हैविंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। मतलब जिस कैटेगरी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दैट इज आरआरबी या आरआरसी से रिक्रूटमेंट होता है, उसी कैटेगरीज में आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। प्रमोशनल कैटेगरी में आप ट्रांसफ़र ले नहीं सकते अगर से उस कैटेगरी में 100% प्रमोशनल कोटा है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जहाँ है वहीं पे आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, जो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करता है उसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो वही होना चाहिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए उस पोस्ट का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर से एक एम्प्लॉय जेई में ट्रांसफ़र लेना चाहता है तो जेई का रिक्रूटमेंट में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इज़ डिप्लोमा। अगर से वो जेई जो ट्रांसफ़र चाहता है अगर से डिप्लोमा होल्डर नहीं है तो उसका ट्रांसफ़र कंसिडर किया नहीं जाएगा। तीसरा पॉइंट है, अगर से कोई एम्प्लॉय रिक्रूट जेई में हुआ है और उसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो उसका जेई का है डिप्लोमा है, ड्यूरिंग इस पीरियड ऑफ सर्विस अगर से वो एम्प्लॉय प्रमोट होके एसएससी में चला जाता है और एसएससी में जाके वो ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसकी ट्रांसफ़र एसएससी में कंसिडर नहीं की जाएगी, इवन दो एसएससी के ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट होती है। इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि एसएससी के लिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है ये है डिग्री, जबकि इस बंदे का मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो उसके पास अवेलेबल है वो है डिप्लोमा। तो इस एम्प्लॉय को रिवर्शन इन द कैटेगरी ऑफ जेई में लेना होगा और रिवर्शन के वो विलिंगनेस देगा और हम उस एप्लीकेशन को कंसर्न्ड डिवीज़न में भेजेंगे और वहाँ की अथॉरिटी पे निर्भर होगा कि उसको कंसिडर करना है या नहीं करना है। तो ये आपकी मिनिमम कंडीशंस है फॉर ट्रांसफ़र। अब हम बात करेंगे जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जब हम इसको एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हैं इंटर रेलवे इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र के लिए। एम्प्लॉय के एप्लीकेशन के आते ही जो प्रोफॉर्मा ए, बी और सी है, इसको आपको पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद अगर से आपको लगता है कि एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो इस एप्लीकेशन को आपको कंसर्न्ड रेलवे के डिवीज़न जहाँ है जहाँ इन्होंने मांगा है ट्रांसफ़र, वहाँ डायरेक्ट आप एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको स्पेसिफिक अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की नहीं लगेगी। एप्लीकेशन को आप फॉरवर्ड करते ही आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओगे और उसमें इस बंदे के एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ एप्लीकेशन और जो पर्टिकुलर्स है जहां उन्होंने ट्रांसफ़र मांगा है, ये सब आप एक परफॉर्म बना के आप इसको फिल करेंगे। और ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है ये डेट ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस से बनाया जाएगा। भले ही वो कोई भी रेलवे में अप्लाई क्यों ना किया हो, उसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन विल बी द डेट फॉर मेकिंग द प्रायोरिटी लिस्ट। अब हमने जो एलिजिबल है कंडीशंस फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफ़र का हमने बात किया, उसके बाद हमने एप्लीकेशन को किस तरह से फॉरवर्ड करना है, प्रायोरिटी लिस्ट किस तरह से बनाना है, उस पर बात किया। अब एप्लीकेशन एम्प्लॉय के चले जाने के बाद कंसर्न रेलवे या कंसर्न डिवीज़न उसकी एक्सेप्टेंस हमको इंटीमेट करती है। जैसा मान के चलिए यहाँ से हमने एप्लीकेशन दिया एक नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली डिवीज़न को, हमने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया दिल्ली डिवीज़न पे। दिल्ली डिवीज़न ने उस एप्लीकेशन को देख के उनकी अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डीआरएम साहब है वहाँ के, उन्होंने हमको एक्सेप्टेंस भेज के दिया बॉम्बे बीसी डिवीज़न को कि इस आदमी का हमने एक्सेप्टेंस एग्री किया है, आप इसको रिलीव करें। उसके बाद ये लेटर आने के बाद हमको जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है इस पर हम बात करेंगे। जब आप किसी एम्प्लॉय को एक्सेप्टेंस आने के बाद रिलीव करोगे तो इस केस को आपको पुटअप करनी होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे मैंने कहा यहाँ डिवीज़न में अभी डीआरएम साहब है जिसको इंटर रेलवे ट्रांसफ़र और इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र का इनको पावर्स दिए गए हैं कि ये रिलीव कर सकते हैं।
लेकिन एम्प्लॉय को रिलीव भी इस एज पर प्रायोरिटी लिस्ट ही होगा, जो हमने मेंटेन किया है प्रायोरिटी लिस्ट, उसी के बेसिस पे होगा। मान के चलिए डेली डिवीजन वालों ने जो एक्सेप्टेंस जिस बंदे का दिया उसका प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 3 है, और प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 और 2 का एक्सेप्टेंस समझो नहीं आता है, तो इस स्टेज में क्या किया जाएगा? इस स्टेज में आपको यही करना है कि अगर से कोई भी कारणवश सीनियर एम्प्लॉई का जो प्रायोरिटी लिस्ट में है उनका एक्सेप्टेंस समझो नहीं आता है, तो जिस डिवीज़न या जिस रेलवे में आपने इसका एप्लीकेशन भेजा था वहाँ आपको एक बैक रेफरेंस करना होगा कि आपका हमने इस तारीख को एप्लीकेशन किया था और उनका अभी तक एक्सेप्टेंस आया नहीं, जबकि दूसरा आदमी का आया है। अगर से आपको 3 महीने के अंदर कोई रिप्लाई उस रेलवे या डिवीज़न से नहीं आया है, तो आपको जूनियर एम्प्लॉई जिसका एक्सेप्टेंस आ चुका है उसको रिलीव करने के लिए केस को प्रोसेस करनी होगी, लेकिन उसकी रिलीविंग होगी ऑन आउट ऑफ टर्न बेसिस, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी पोजीशन जो है सीनियर एम्प्लॉय को इग्नोर नहीं कर सकते। और आउट ऑफ टर्न बेसिस के लिए आपको एजीएम साहब का अप्रूवल लेनी होगी। ये रहा इंटर रेलवे ट्रांसफ़र, इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र का मैंने आपसे बात किया। दरअसल दोनों का ऑलमोस्ट कंडीशंस आर द सेम, खाली इंटर रेलवे में आपको 5 ईयर वाला रूल है और इंटर डिवीजन में ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन द प्रोसीजर फॉर forwarding of application and considering the acceptance after receipt are the same. Now we will talk about mutual transfer. जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र एज अ नेम सजेस्ट, म्यूचुअल का मीनिंग हुआ मेरे जगह पे आप और आपके जगह पे मैं, इसको मतलब होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। इससे आपका कैडर में आदमी कम नहीं होता, ना ही आपका कैडर में कम होता है, ना सामने वाला कैडर में कम होता है। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने कोई थोड़े कंडीशंस फ्रेम करके रखे हैं फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कंडीशन नंबर 1 है, जो एम्प्लॉय म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहता है उनका ग्रेड और कैडर सेम होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जेई पीवे इन ग्रेड पे 4200 कैन ओनली टेक ए म्यूचुअल ट्रांसफ़र with a JEE PWA of the same grade and the same department. इंजीनियरिंग का JEE PWA मैकेनिकल के JEE PWA के साथ म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं ले सकता, यह पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेता है उनको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उनकी सीनियरिटी विल बी विचएवर इज लोअर। जैसे कि बॉम्बे और दिल्ली वालों का म्यूचुअल हो रहा है, बॉम्बे वाले का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 2012 का है और दिल्ली वाले का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 2014 का है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने के बाद जो 2012 वाला बॉम्बे का एम्प्लॉय है उसको भी सीनियरिटी 2014 का ही मिलेगा दिल्ली डिवीज़न में, और दिल्ली वाले को 2014 वाला जो सीनियरिटी है वो मिलेगा बॉम्बे में। दैट इज विच एवर इज लोअर विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मान के चलिए कोई एम्प्लॉई एसएससी पीवे है, या सॉरी जेई पीवे है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग और फॉर म्यूचुअल ट्रांसफ़र, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वो प्रमोट हो जाता है और उसका एक्सेप्टेंस दूसरे डिवीज़न रेलवे से आ जाती है, तो ये जो बंदा प्रमोट होकर एसएससी पीवे बना है उसको रिवर्शन लेनी होगी इस डिवीज़न में ऑन पार विद द एम्प्लॉई ऑफ द अदर डिवीज़न। दैट इज़ उसका ही ग्रेड पे उसको लेने के लिए विलिंगनेस देनी होगी, उसके बाद ही उसकी एक्सेप्टेंस कंसिडर की जाएगी। और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा आपको, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अगर से ओपन मार्केट, जो रिक्रूटमेंट थ्रू ओपन मार्केट वाली कैटेगरी हो, वहाँ पे ये आपको देखना नहीं है कि दोनों एम्प्लॉई सेम
कैटेगरी के बिलोंग करते हो, दैट मीन्स दोनों अगर एससी है या जनरल है या ओबीसी है या एसटी है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र इन ए कैटेगरी विच इज़ रिक्रूटेड थ्रू आरआरबी और आरआरसी, वहाँ पर भी एक जनरल एम्प्लॉई का एक एससी एम्प्लॉय के साथ म्यूचुअल हो सकता है या एक एसटी के साथ एससी का हो सकता है। मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि जहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एलिमेंट हो सिर्फ वही कैटेगरी में, लेकिन जिस कैटेगरी में आरआरबी के तहत और प्रमोशन के तहत पोस्टें भरी जाती है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र में एक एम्प्लॉई प्रमोशनल कोटा से उस कैटेगरी में आया हो और एक आरआरबी से आया हो, अगर से इनका म्यूचुअल आपको एक्सेप्ट करना है तो दोनों का जो कैटेगरी है जनरल कैटेगरी हो, दोनों या तो जनरल होने चाहिए या तो एससी होने चाहिए या तो एसटी होने चाहिए। दोनों में से एक अगर से एक जनरल है और एक एससी है तो उनका म्यूचुअल कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट, म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जनरल और जनरल का ट्रांसफ़र म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है अगर से जिस कैटेगरी में वो बिलोंग करते हैं वो आरआरबी के थ्रू रिक्रूट होता हो तो। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के और एक मेन कंडीशन है कि देयर इज़ नो बैक ट्रैकिंग। दैट मीन्स एक बार आपने एप्लीकेशन दे दिया, फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ट्रांसफ़र में जाना नहीं है या मेरा एप्लीकेशन मुझे विड्रॉ करना है। अगर से आपकी केस प्रोसेस हो चुकी है तो आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। एप्लीकेशन कंसर्न्ड सेक्शन में आते ही इसको आपको कंसर्न डिवीज़न, जहाँ वो ट्रांसफ़र मांगा है एम्प्लॉय ने, वहाँ पे आपको फॉरवर्ड करना है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के बाद कंसर्न्ड डिवीज़न या कंसर्न्ड रेलवे आपको इसके एक्सेप्टेंस देगी। उसमें एक कंडीशन है कि सीनियर एम्प्लॉय को आपको पहले रिलीव करना है। दोनों डिवीज़न के या रेलवे के जो सीनियर एम्प्लॉय है वो पहले रिलीव होगा और ये एंटायर एक्सरसाइज जो है इसको आपको 15 डेज़ में कंप्लीट करना है। 15 डेज़ के ऊपर आपको कोई भी एम्प्लॉय का एक्सेप्टेंस आने के बाद उसको यहाँ रोक के नहीं रखना है। ये हमने अभी चर्चा किया इंटर रेलवे, इंटर डिवीज़न और इंटर रेलवे डिवीज़न म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में। ट्रांसफ़र और एक अकाउंट पे होता है वो है स्पाउस। जैसे मैंने पहले बताया आपको, किसी का हस्बैंड या सर्विस रेलवे में या सेमी गवर्नमेंट में करता हो या किसी का वाइफ सर्विस यहाँ करती हो, उनको भी अलग सा एक रेलवे बोर्ड ने अलग सा एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि स्पाउस अकाउंट में भी आप किसी का ट्रांसफ़र कर सकते हो। डीओपीटी का एक आरबी नंबर है 23/10, इसको आप रेफ़र करोगे तो इसमें आपको ये दर्शाया गया है कि उसमें भी उन्होंने प्रायोरिटीज़ दिया है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट टू सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू पीएसयूज़। तो उसको आप एक बार पढ़ लेंगे, वो काफ़ी एलाबोरेट मैटर है, उसमें आपको और इसके बारे में क्लियर मिल जाएगा। और ये जब एप्लीकेशन हम इनके स्पाउस ग्राउंड वाले के एप्लीकेशन जब फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें आपको क्लियरली ये मेंशन करना होगा कि ये रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जो है ये स्पाउस ग्राउंड पे ही हो रहा है और इसकी अलग सी प्रायोरिटी रजिस्टर भी मेंटेन होती है स्पाउस ग्राउंड वालों की। आपकी नॉर्मल जो रजिस्टर है प्रायोरिटी वाली उसमें नहीं होता, जबकि एक अलग सा सेपरेट रजिस्टर को आपको मेंटेन करना होता है आपको, जिसके बाद ही आप इसके ट्रांसफ़र करोगे। थैंक यू।